चलो शुरू करते हैं वीडियो। तो शुरू करते हैं एफआईडीआई की बाइंग और सेलिंग से। तो अगर आप देखोगे आज जो डीआईएस थे, मतलब जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस थे, जो म्यूचुअल फंड वाले थे, वो नेट सेलर देखने को मिले हैं, और वहीं पे जो एफआईआई हैं वो अब नेट बायर देखने को मिल रहे हैं लास्ट कुछ टाइम से। तो आप देख सकते हो ये जो मार्केट है, ये मार्केट सिर्फ और सिर्फ इस वजह से इस वाले जोन के अंदर आई है क्योंकि अब होने वाले हैं हमारे इंटरेस्ट रेट कट, और जो यहाँ पे पोजीशन बिल्डिंग फेज है वो चल रहा है। जो जो सेगमेंट इम्पैक्ट होने वाले हैं हमारे इंटरेस्ट रेट से, वो सारे के सारे इस समय पे दौड़ना शुरू करेंगे, और आप ये कह सकते हो जबरदस्ती उनको एक जोन के अंदर होल्ड करा गया है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? अगर आप बैंकिंग को देखोगे तो बैंकिंग चलती है, चलती चलते देन सेलिंग आती है, और फिर वहां पे एक बहुत ही लंबी सी बाइंग आती है। और वो बाय कौन करता है? क्या आप कर रहे हो या मैं कह रहा हूँ या एक्चुअली में डीआईआई कर रहे हैं? नहीं, वो बाय कर रहे हैं एफआईआई। इसी के साथ साथ अगर आप एक और ट्रेंड देखोगे तो जो स्मॉल कैप है उनके रिटर्न स्लो होते जा रहे हैं, वहीं पर जो लार्ज कैप है और जो मिड कैप है उनके रिटर्न्स अब काफी ज्यादा शानदार तरीके से बढ़ रहे हैं। इवन काफी सारे ऐसे स्टॉक्स थे जो फंडामेंटली स्ट्रांग थे, लेकिन हर इंसान ने उनको बेच करके निकल गए। क्यों? क्योंकि वो चल नहीं रहे थे लास्ट 1 से 1.5 साल 2 साल से। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि जो स्टॉक मार्केट है वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल के बेसिस पे चलती है, बिकॉज आप सेंटिमेंट के लेवल पे डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में उसे बढ़ा सकते हो, 6 महीने साल भर डेफिनेटली उसको बढ़ा सकते हो। बट अगर फंडामेंटल बैक नहीं करेंगे और सेंटीमेंट चेंज हो जाएंगे तो उस केस के अंदर क्या होगा, वो वाला सेगमेंट स्लो डाउन हो जाएगा या फिर रिटर्न देना कम कर देगा। इसी के साथ साथ एक चीज और देखने को मिली रिसेंट मार्केट के अंदर कि फेयरनेस आ चुकी है। मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा बाइंग नहीं आ रही है। जो रिटेल इन्वेस्टर की बाइंग होती है, जिसको हम एएमएफआई डेटा से कंपेयर कर सकते हैं, वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और मंथ ऑन मंथ धीरे धीरे करके बढ़ रही है। लास्ट 6 साल के अंदर जितनी तेजी से एएमएफआई के डेटा ने हमें दिखाया था कि जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनका पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, अब स्लोली स्टेडली एक कांस्टेंट लेवल के ऊपर वो जाकर के कहीं ना कहीं स्टक हो रहा है, जिस वजह से जो बाजार है उसके अंदर वो जो बाइंग पावर थी अभी तक जो आ रही थी, जिस वजह से एकदम से जो तेजी आई थी वो कहीं ना कहीं कम होते हुए दिखी है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई इस समय पे बाजार रुक जाएगा या बाजार गिरने वाला है, बिल्कुल भी नहीं। इवन जो नेक्स्ट 6 महीने साल भर होने वाले हैं वहां पे आपको मैक्सिमम गेन देखने को मिल सकते हैं। इसके पीछे का कुछ बेसिक रीजन ये है कि जब इंटरेस्ट रेट कट होता है तो काफी सारे ऐसे सेगमेंट्स होते हैं जो चलना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप देखोगे लास्ट 1 से 1.5 साल जो था वो रहा था हमारे पीएसयू के लिए, चाहे आप रेलवे को उठा करके देख लो, चाहे पीएसयू बैंक्स को उठा करके देख लो, या कोई भी ऐसा सेगमेंट जिसके अंदर गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन होता था, और जो गवर्नमेंट थी वो मेजोरिटी ऑफ द टाइम मैक्सिमम पोजीशन होल्ड करती थी। लेकिन आज के डेट के अंदर अब प्राइवेट बैंक्स का समय आ रहा है, इसी के साथ साथ कंज्यूमर का समय आ रहा है, इसी के साथ साथ इंफ्रा का समय आ रहा है, और अच्छे इंफ्रा की बात हो रही है यहाँ पे। तो रियल एस्टेट हो गया, ऑटोमोबाइल हो गई, ये सारी की सारी जो कंपनीज हैं, अब यहाँ पे आपको एक बहुत शानदार ग्रोथ देखने को मिलेगी। और एक जो साइन हमें चाहिए था वो दिख रहा है, एफआईआई वापस से इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये बिल्कुल भी समय नहीं है कि आप यहाँ से एग्जिट करो। इवन अगर आप पीएसयू के अंदर इन्वेस्टेड हो या ऐसे स्टॉक या ऐसे म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टेड हो जो ऑलरेडी काफी ज्यादा चल चुके हैं या फिर उनके फंडामेंटल सॉलिड नहीं है, वहां से एग्जिट करने का टाइम है। बिकॉज जो सेक्टर रोटेशन है बाजार के अंदर आपको वो देखने को मिल रहा है। तो एफआई की बाइंग बहुत तेजी से आ रही है, और लार्ज कैप स्पेशली यहाँ पे चलेंगे, क्योंकि अगर आप आज के बाजार को भी देखोगे तो स्मॉल कैप ने इतने खास रिटर्न नहीं दिए। वहीं पे मिड कैप की बात करोगे, डिसेंट लेवल का रिटर्न है, लेकिन लार्ज कैप स्पेशली बैंक्स आप देखोगे काफी तेजी से चले, कंज्यूमर काफी तेजी से चले। क्यों? क्योंकि आज की डेट के अंदर जो एफआईआई है वो भाई लार्ज कैप को ही खरीदेगा, बिकॉज बाजार में लार्ज कैप सस्ते मिल रहे हैं। आप ये सोचो जो स्मॉल कैप है वो सस्ते मिले बिकॉज वहां पर रिस्क ज्यादा है तो ज्यादा रिटर्न बनता है। लेकिन इस बार बिल्कुल उल्टा हुआ है। नॉर्मली क्या होता है कि जो लार्ज कैप होते हैं वो पहले चलता है, फिर मिड चलता है, फिर स्मॉल चलता है, बिकॉज वैल्यूएशंस ऐसे ऐसे मिलती है कि बाजार अच्छा है तो भाई लार्ज कैप पहले चलेगा। लेकिन इस बार जिस हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर ने बाइंग करी उस हिसाब से पहले स्मॉल कैप चला, फिर मिड कैप, और अब एफआईआई जो है वो वापस से आया है, तो अब चल करके वापस से जो लार्ज कैप है वो चलना शुरू हो रहा है। तो अगर आप मेरे से पूछोगे कहां पर करना चाहिए इन्वेस्ट आज के बाजार के अंदर, तो सेक्टर रोटेशन आपको साफ साफ कुछ पॉइंट्स बता रहा है। सबसे पहले बता रहा है कि भाई देखो लार्ज कैप तो अंडर वैल्यूड है कहीं ना कहीं। अगर आप कंपेयर करोगे ओवरऑल मार्केट से
तो कहीं ना कहीं लार्ज कैप अंडर वैल्यूड है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली लार्ज कैप में डालोगे तो वहां पर इतने अच्छे रिटर्न्स मिलते नहीं है, ठीक है। जो भी एक्टिव फंड है वो कुछ खास रिटर्न देते नहीं है। तो उस केस के अंदर फ्लेक्सी कैप एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। चाहे आप क्वांट का देख सकते हो, पराग पारेख का देख सकते हो, या फिर निपॉन का देख सकते हो, ये सारे अच्छे हैं। इसी के साथ साथ दोबारा से मैं सेम चीज बोलना चाहूंगा, बैंक्स हो गए, कंज्यूमर हो गए, आज भी अच्छा दिखता है। इंफ्रा हो गया, आज भी अच्छा दिखता है। ऑटोमोटिव हो गया, आज भी अच्छा दिखता है। क्योंकि अभी ये इंटरेस्ट रेट से चल क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट होने के बाद ये चलना शुरू करेंगे। अभी धीरे धीरे करके प्राइस इन हो रही है चीजें। अगर आप ये सोचोगे कि भाई लेट्स सपोज 28 सितंबर और 31 सितंबर को जब फेड की मीटिंग होगी और जो दुनिया भर बैठी हुई है इस समय कि जो फेड है वो इंटरेस्ट रेट कट करे और उसके बाद जो हमारा बाजार है वो चलना शुरू करे, मैं तब जाकर के इन्वेस्ट करूंगा, तब तक नहीं होता। क्योंकि जो इवेंट होता है उससे पहले कहीं ना कहीं चीजें प्राइस इन होना शुरू हो सकती हैं। और इसी का एक डेमो आप अभी देख रहे हो, जो एफआई की बाइंग वापस से शेयर बाजार में आई है और मेनली लार्ज कैप के अंदर आई है। अब चलते हैं क्यूएनए की साइड। ट्रेडी कंटेंट हब का कमेंट आ रहा है, ये कह रहे हैं कि जो क्वांट है अभी साइलेंट है और ये बहुत ही तेजी से मतलब बहुत तेजी से अच्छे से एंट्री करेगा वापस से बाजार के अंदर। और ये बात सही भी है, ये बात सही इस वजह से है क्योंकि जब सेक्टर रोटेशन होता है तो सेक्टर रोटेशन का क्या मतलब होता है कि एक सेगमेंट पैसा बना रहा है, वो मोमेंटम में है, उसके बाद स्विच होगा। जैसे स्टार्टिंग में डिफेंस थे पीएसयू से, ठीक है। अब जब उससे स्विच हो रहा है तो क्या एकदम से पैसा रोटेट हो जाएगा? नहीं, एकदम से पैसा रोटेट नहीं होता। स्लोली स्टेडली वहां पे पैसा आता हुआ दिखेगा आपको। क्योंकि देखो जो सेंटिमेंट थे वो खत्म नहीं हुए। अगर आप देखोगे क्या रिटेल इन्वेस्टर ने बाइंग शुरू कर दी? यस। और यहां से आप ये चीज देख सकते हो, पीएसयू के अंदर जो बाइंग थी, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ रही थी, वो बंद हो गई है। डिफेंस के अंदर जो बाइंग थी, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ रही थी, वो बंद हो चुकी है। अब सेक्टर रोटेशन चल रहा है। तो स्लोली स्टेडली जो सेक्टर अंडर वैल्यूड है वो आने वाले टाइम पे चलेंगे और जो क्वांट है वो उसी के अंदर लगा हुआ है। जो करंट उनका पोर्टफोलियो वो ये दिखाता है। अब चलेगा नहीं चलेगा ये फ्यूचर हमें डेफिनेटली बताएगा। लेकिन जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम यही होती है कि जब सेक्टर रोटेशंस होते हैं तो या तो वो अडेप्ट करें उसको स्लोली स्टेडली और फर्स्ट बाय एडवांटेज ले लें कि भाई फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। तो जब आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेते हो तो वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स आती है कि आपके इंस्टेंट जो रिटर्न होते हैं वो कम बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि मोमेंटम कहीं पे है। अब मोमेंटम आएगा कभी और तो उसके अंदर थोड़ी सी दिक्कत होती है, ठीक है। तो मुझे लगता है यही मेन प्रॉब्लम है अकाउंट के साथ। अदरवाइज तो डिसेंट ही है, एक अच्छा म्यूचुअल फंड है। अभी तक तो अच्छे रिटर्न उसने बना करके दिए। और अगर आप अभी के अंडर परफॉर्मेंस को इग्नोर भी करोगे, लास्ट 2 साल 3 साल 1 साल के रिटर्न देखोगे, मेरे हिसाब से अच्छे हैं। आप 18% एक्सपेक्ट करते हो क्वांट से, उसने उससे ज्यादा दिए, तो आई वुड से कि हाँ अच्छे रिटर्न है। विशाल का कमेंट है, ये कह रहे हैं कि मेरे पास पीजीआई मिड कैप फंड है जो कि कम रिटर्न दे रहा है मोतीलाल ओसवाल से, तो मुझे क्या करना चाहिए? पीजीआई मिड कैप के ऊपर 1 1.5 साल पहले मैंने वीडियो बनाई थी। जो पीजीआई मिड कैप म्यूचुअल फंड है वो एवरेज सा म्यूचुअल फंड है। ये एक एक्चुअली गलती मैंने भी करी थी क्योंकि जब लास्ट 1 1.5 साल पहले पीजीआई शायद वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड होता था अपनी कैटेगरी का। सो मैंने भी वहां पर इन्वेस्ट किया था। मैंने सोचा था यार मोमेंटम चल रहा है और यहाँ पे पैसा बना लेंगे, लेकिन एग्जैक्टली इसका उल्टा हुआ। उसने रिटर्न देना कम किया और मैं शायद मेरे को ये काफी अच्छे तरीके से जल्दी रियलाइज हो गया, जिस वजह से मैंने वहां से एग्जिट कर लिया था। मुझे लगता है पीजीआई में एक डिसेंट फंड है। इसको मैंने शायद 1 साल पहले जब मैंने यहाँ से एग्जिट किया था, मैंने क्लियरली बताया था कि कुछ नहीं होने वाला, एवरेज सा फंड है। सो चेंज कर लेना चाहिए, मेरे ख्याल से पीजीएम में कुछ नहीं होगा। वीआरवी चंद्र का कमेंट है, ये कह रहे हैं भाई एंजॉय योर हॉलीडे, और ये कह रहे हैं कि कौन से फंड ने आपके लिए प्रॉफिट बनाया है। तो बेसिकली मेरे लिए जो सबसे मेजर बेनिफिट, जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट बना करके दिया है जिस फंड ने, बेसिकली वो था क्वांट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। जो क्वांट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है उसके अंदर आप कह सकते हो मेरे तो खुद के पैसे लगे भी नहीं थे, बस हाँ टाइमिंग थोड़ी सी सही थी और इस वजह से मैक्सिमम रिटर्न है, मोर देन 150% के रिटर्न बन चुके हैं। और जो क्वांट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड था, यहाँ पे मैंने लोन लेकर के इन्वेस्ट किया था 2000 आई थिंक 21 एंड के आसपास। 2022 हो चुका है, 23 हो चुका है इवन आप कह सकते हो। तो यहाँ पे जो मैंने लोन का अमाउंट लिया था उससे ज्यादा पैसे बन चुके हैं। तो ये पूरा का पूरा पैसा ऑलमोस्ट रिस्क फ्री था। कि आज लेकर के लगा सकते हैं? नहीं, डेफिनेटली मैं नहीं बोलूंगा कि आज लेकर के लगाना चाहिए, बिकॉज आज मार्केट ऑल टाइम हाई पे, और आप कह सकते हो उस समय पे लक ने भी कहीं ना कहीं साथ दिया मेरा, और मार्केट काफी ज्यादा काइंड रही, जिस वजह से कुछ खास और कुछ अच्छे रिटर्न्स बनाए। बट ये जो हॉलीडे और बाकी सारी चीजें, इसका रिटर्न से कुछ लेना देना नहीं है। इन्वेस्टमेंट के पैसों को निकाल करके हॉलीडे का कोई फायदा नहीं है। ये एफर्ट लेते हो आप, आपकी रेगुलर इनकम अच्छी होती है और ठीक ठाक होती है आप कह सकते हो, तो आप डेफिनेटली खुद भी हॉलीडे कर सकते हो। और यार देखो, इन्वेस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। जरूरी नहीं है कि आपको 50-50 पैसे जोड़ करके इन्वेस्ट करना है। बट हाँ, अगर आप मेरे से पूछोगे तो क्वांट फ्लेक्सी कैप ने मेरे को बहुत अच्छे रिटर्न दिए। इसी के साथ साथ कुछ स्टॉक्स हैं, जैसे होम फर्स्ट फाइनेंस हो गया, आधार हाउसिंग फाइनेंस हो गया, एसबीआई कार्ड से रिसेंटली चलना शुरू करा है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया, डी मार्ट हो गया। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं, और कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जैसे कैपलाइन पॉइंट हो गया,
200-250% के रिटर्न आए हैं इसके अंदर से, है ना। इवन इनमें पैसे भी अच्छे थे, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक सही टाइम पे एंट्री लेना जरूरी है, तो आपके मैक्सिमम रिटर्न बन जाते हैं। जॉब नौकरी का कमेंट है, ये कह रहे हैं कि फ्रंट रनिंग का जो केस है वो बहुत ही नॉर्मल है म्यूचुअल फंड हाउस के अंदर। बिल्कुल, देखो इंडिया के अंदर ये चीज़ें होना बहुत ही आम बात है, क्योंकि इंडिया के अंदर एक जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कहीं ना कहीं वो मिसिंग है। और इस वजह से कहीं न कहीं ये सारे सारे जो केसेज़ हैं होते हैं, ये पूरी-पूरी दुनिया में होते हैं, इसमें कोई स्पेसिफिक इंडिया के अंदर मतलब हम नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, डेफ़िनेटली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चोरी चलती रहती है म्यूचुअल फंड्स की साइड से, कि भाई अब कभी किसी ने आकर के कुछ कर दिया किसी में। इसमें म्यूचुअल फंड का एक्चुअली कोई हाथ है भी नहीं यार, इसके अंदर म्यूचुअल फंड्स का कुछ लेना-देना चाहिए, क्योंकि एज़ अ एएमसी तो आप क्या ही कर लोगे, है ना? अगर आपके एनालिस्ट सही नहीं है और जिसके ऊपर आप भरोसा कर रहे हो वो सही नहीं है, तो आप क्या ही कर सकते हो। फ्रंट रनिंग के केस के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि आपका बहुत बड़ा नुकसान होता है अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करोगे। देखो, अगर आप न्यूज़ की बात करोगे, जैसे ज़ी है, उसके अंदर उसने बोला कि आप एक स्टॉक खरीद लो, उन्होंने पहले बाय किया और एग्जिट कर लिया और आपने खरीदा, वो गिर गया, उसके अंदर आपका मैक्सिमम नुकसान हो जाएगा। क्यों नुकसान हो जाएगा? बिकॉज़ स्टॉक का किसी को नहीं पता, पंप एंड डंप स्कीम हो सकती है, राइट? बट अगर म्यूचुअल फंड है, सो म्यूचुअल फंड के अंदर आपका नुकसान होगा 1%, 1.5%, 2% के आसपास का, बिकॉज़ नंबर ऑफ स्टॉक्स वहां पर ज्यादा हैं। तो फ्रंट रनिंग का केस डेफिनेटली बहुत सीरियस केस है। इस पे कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज आप कह सकते हो कि हो सकते हैं काफी सारे लोगों के, बट ऐसा नहीं है कि इसको लेकर के बहुत ही बड़ी हाइप बना दी जाए। और मेरे को तो ये लगता है कि जो क्वांट के रिटर्न्स हैं, इस वजह से लोग अब उसके पीछे पड़ चुके हैं कि भाई चाहे न्यूज उठा लो, चाहे यूट्यूब उठा लो, चाहे कोई भी उठा लो, हर इंसान नेगेटिव बोल रहा है। सो इट्स फाइन। देखो, आप जब भी कुछ ढंग का करना चाहोगे तो लाइफ के अंदर ऐसे फीडबैक आपको देखने को मिलते रहेंगे और ये चीज़ें चलती रहती है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। पर यार देखो, एंड ऑफ द डे रिटर्न से मतलब, अगर आपके रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं तो इट्स गुड, अगर रिटर्न सही नहीं है तब देखने वाली बात है, तब सारी चीजें मैटर करती हैं। ये कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे आज की वीडियो के अंदर लेने थे। वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ। सो ये है प्राइवेट पूल और ये है हमारा डोम। यहाँ पे हवा ख़राब होगी कि यहाँ से कोई भी आ सकता है और बहुत बड़ी बड़ी लिजर्ड्स होती हैं यहाँ पे। सो शाम को जाने से पहले 4 बार सोचना पड़ेगा।